द सेकेंड नाइट ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। यह युवा अपने वादे का मुताबिक था। एक हफ्ता बाद वो फिर से उस दार्शनिक के दफ्तर में आया। सच कहूँ तो उससे वहाँ लौटने का मन 2 या 3 दिन बाद ही कर रहा था। उसने अपने दिमाग में सब कुछ बहुत ध्यान से सोचा था और उसके शक पक्के हो गए थे। छोटा करके कहूँ तो टेलियोलॉजी किसी भी घटना का उद्देश्य बताता है, उसके कारण की जगह। एक बेहुदा बात थी और ट्रॉमा का होना तो लाजमी था। लोग अपना गुजरा हुआ वक्त बस ऐसे ही भूल नहीं सकते और ना ही उससे आज़ाद हो सकता है। आज ये युवा ने फैसला किया कि वो इस अजीब दार्शनिक के नज़रिए को पूरी तरह से तोड़ देगा और सब बातों को हमेशा के लिए हल कर देगा। सेकेंड नाइट का फर्स्ट पॉइंट, वाई यू डिसलाइक योरसेल्फ। युवा बोलते हैं तो पिछली बार के बाद मैंने अपने आप को शांत किया, ध्यान लगाया और सब कुछ सोचा, पर फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपके नज़रिए से सहमत नहीं हूँ। दार्शनिक पूछते हैं, अच्छा आपको उनमें क्या गलत लगता है? युवा बोलते हैं, अरे जैसे कि दूसरे दिन मैंने माना कि मुझे अपनी पसंद नहीं है। चाहे मैं जो भी करूं, मुझे सिर्फ अपनी ही कमियां नज़र आती है और मुझे कोई वजह नहीं दिखती है कि मैं अपने आप को पसंद करूं। पर हाँ, मुझे तो करना है। अब सब कुछ उद्देश्य से समझाते हैं, पर यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य क्या हो सकता है? मतलब मुझे अपनी पसंद ना आने का फ़ायदा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। दार्शनिक बोलते हैं, समझ गया। आपको लगता है कि आपका कोई भी अच्छा पहलू नहीं है और आपका सिर्फ कमियां ही हैं। चाहे सच क्या हो, आपको ऐसा ही महसूस होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपका आत्मसम्मान बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपका सवाल यह है कि आप इतने बेचारे क्यों महसूस करते हैं और आप अपने आप को इतना कम सम्मान क्यों देते हैं? युवा बोलते हैं, क्योंकि ये सच है, मुझ में सच में कोई भी अच्छा पहलू नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं, आप गलत हैं। आप सिर्फ अपनी कमियां ही देखते हैं क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे। अपने आप को पसंद ना करने के लिए आप अपने अच्छे पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अपने कमियां पर ध्यान देते हैं। पहले आप इस बात को समझिए। युवा बोलते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने आप को पसंद नहीं करूँगा। आप ऐसा कहना चाहते हैं? दार्शनिक रिप्लाई में बोलते हैं, बिल्कुल सही, आपके लिए अपनी पसंद ना होने का एक गुण है। युवा बोलता है, क्यों, किस लिए? दार्शनिक बोलते हैं, शायद ये कुछ ऐसा है जो आपको खुद सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी कमियां हैं? युवा बोलते हैं, मुझे पक्का पता है कि आपने भी नोटिस किया होगा। सबसे पहले मेरा स्वभाव, मुझ में कोई भी आत्मविश्वास नहीं है और मैं हर बात पर निराशा से भरा हूँ और शायद मैं बहुत ही खुद परस्त हूँ क्योंकि मुझे दूसरों की नज़र से फिक्र होती है और फिर मैं हर वक्त दूसरों के शक करता रहता हूँ। मैं कभी भी नेचुरल तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। मेरे बोलने और करने में हमेशा कुछ नाटक सा लगता है और यह सिर्फ मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा चेहरा या मेरा शरीर भी पसंद नहीं है। दार्शनिक पूछते हैं, जब आप इस तरह से अपनी कमियां की गिनती करते हैं तो आपका मूड कैसा होता है? युवा बोलते हैं, वाह यह तो बहुत बुरा है, एक अनप्लेजेंट मूड। ज़रूर मुझे पक्का पता है कि कोई भी मेरे जैसा बिगड़ा हुआ बंदे से इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। अगर मेरे पास कोई इतना बेचारा और परेशान करने वाला होता तो मैं भी दूर ही रहता। दार्शनिक बोलते हैं, समझ गया, तो फिर बात पक्की हो गई। युवा पूछते हैं, आपका मतलब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं, शायद आपको अपने ही उदाहरण से समझना मुश्किल हो, तो मैं किसी और का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस दफ्तर को सीधे सलाह देने के लिए इस्तेमाल करता हूं। कुछ सालों पहले होगा, एक महिला स्टूडेंट आई थी। वो बिल्कुल आपके जहाँ बैठी थी। उसने मुझे बताया कि वो जब भी बाहर जाती थी तो उसका चेहरा लाल हो जाता था और वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा अगर आप इसकी इलाज कर सकते हैं तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? और उसने कहा कि वो एक आदमी चाहती थी, वो उससे छुपके से प्यार करती थी पर अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसका लाल पड़ने का डर ठीक हो जाता तो वो उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। युवा बोलता है, ठीक है, तो ये एक आम बात लगती है
कि एक महिला स्टूडेंट सलाह मांगने के लिए आया, उससे उसके जज्बातों का इजहार करने के लिए। पहले उससे अपनी लाल पड़ने का बीमारी से छुटकारा पाना था। दार्शनिक प्रश्न करते हैं, पर क्या ये पूरी बात है? मेरे पास एक अलग राय है। उससे लाल पड़ने का डर क्यों लगा और वो बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि उससे वो लाल पड़ने का लक्षण चाहिए था। युवा बोलते हैं, आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं? वो तो आपसे इसका इलाज करने के लिए कह रही थी ना। दार्शनिक बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि उसके लिए सबसे डरावना क्या था? वो चीज़ जिससे वो सबसे ज़्यादा बचना चाहती थी, वो तो ये था कि वो आदमी उसे ठुकरा दे और उसके अनोखे प्यार को टुकड़ा कर दे। पर जब तक उसे लाल पड़ने का डर है, वो ऐसा ही सोचती रहती है, मैं उसके साथ नहीं हो सकती क्योंकि मुझे लाल पड़ने का डर है, ऐसा कुछ सोचता होगा। और ये ख़त्म हो सकता है बिना उससे कभी हिम्मत जुटाए कि वो उसे अपनी जज्बातों का इजहार करे, और वो खुद को यकीन दिला सकती है कि वो उससे ठुकरा ही देगा। और आखिर में वो संभावना में जीती रहती है कि अगर मेरा लाल पड़ने का डर ठीक हो जाता तो मैं ऐसा होता, ये कह रही थी। युवा दार्शनिक को टोकते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो उसने अपने लाल पड़ने का डर अपनी नाकामियों के लिए बहाना बनाया, या शायद जब वो उसे ठुकराता तो उसके लिए एक तरह का बीमा होता। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। युवा बोलते हैं, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, पर अगर ये सच में ऐसा होता तो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता, क्योंकि वो एक साथ लाल पड़ने का डर भी चाहती है और उससे पीड़ित भी होती है, तो उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। दार्शनिक बोलते हैं, तो मैंने उससे ये कहा, लाल पड़ने का डर आसानी से ठीक हो सकता है। उसने पूछा, सच? और मैंने आगे कहा, पर मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। उसने मुझे फिर पूछा, क्यों? मैंने समझाया, देखो, ये तुम्हारे शर्माने के डर के लिए धन्यवाद है कि तुम तुम्हारे आसपास की दुनिया के साथ अपने असंतोष को स्वीकार कर सकते हो, और एक ऐसा जीवन के साथ जो ठीक नहीं चल रहा है वो भी स्वीकार कर सकते हो। और ये तुम्हारे लाल पड़ने की डर की वजह से ही है जो इससे पैदा होती है। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने आगे कहा, अगर मैं इसका इलाज कर देता तो तुम्हारी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं होता, तो तुम क्या करोगी? शायद तुम फिर यहाँ आओगी और कहोगी, मुझे मेरा लाल पड़ने का डर वापस दे दो, और वो मेरे बस की बात नहीं होगी। युवा उसको समर्थन करता है। दार्शनिक फिर बोलते हैं, उसकी कहानी बिल्कुल अनोखी नहीं है। एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं, अगर मैं पास हो गया तो ज़िंदगी गुलाबी हो जाएगी। कंपनी के कामकाज करने वाले सोचते हैं, अगर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। पर जब उनकी ख्वाहिशें पूरी होती है तो कई बार उनकी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आता। युवा बोलता है, बिल्कुल सही बात। दार्शनिक बोलते हैं, जब कोई ग्राहक लाल पड़ने के छुटकारा मांगने के लिए आता है तो सलाहकार को लक्षण का इलाज नहीं करना चाहिए, फिर सेहतमंद होने में और भी मुश्किल हो सकता है। ये एडलरियन साइकोलॉजी का तरीका है इस तरह की बातों के बारे में सोचने का। युवा दार्शनिक से पूछते हैं, तो फिर आप इस खास केस में क्या करते हैं? क्या आप उनकी चिंताओं के बारे में पूछते हैं और फिर बस छोड़ देते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, उसमें खुद पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसे लगता था कि अगर वो अपने दिल की बात करेगा तो लोग उससे अलग कर देंगे, और फिर अगर ऐसा हो गया तो उसका विश्वास और टूट जाएगा और उसे और भी दुख मिलेगा। इसीलिए उसने एक लाल पड़ने का डर अपनाया। मेरे पास ये ताकत है कि मैं सबसे पहले अपने आज का वर्जन को एक्सेप्ट करूं और फिर चाहे जो हो हिम्मत से आगे बढ़ूं। एडलरियन साइकोलॉजी में ये इंस्पिरेशन कहलाया जाता है। युवा पूछते हैं, इंस्पिरेशन? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, मैं थोड़ा और डीप डाइव करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम उस स्टेज पर नहीं हैं। युवा बोलते हैं, मुझे ये ठीक लगता है, तब तक मैं प्रेरणा शब्द को याद रखूंगा। तो उसके साथ क्या हुआ था? दार्शनिक बोलते हैं, लगता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का मौका मिला और वो आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी। फिर उसने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दी, लेकिन उसके बाद वो दफ्तर में कभी आई नहीं। मुझे नहीं पता उसके लाल पड़ने का डर क्या हुआ, शायद अब वो उसकी नहीं था। युवा बोलते हैं, हाँ, वो तो साफ साफ उसके लिए कोई काम का नहीं था। दार्शनिक बोलता है, बिल्कुल सही। अब इस स्टूडेंट की कहानी को याद रखकर अपने मसलों के बारे में सोचते हैं। आप कहते हैं कि अभी आप सिर्फ अपनी कमियां को देखते हैं
और यह संभव नहीं होगा कि आप कभी भी अपने आप को पसंद करेंगे। और फिर आपने कहा, मुझे पक्का पता है कि कोई भी मेरे जैसा बिगड़ा हुआ बंदे से इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। मुझे यकीन है कि आपको ये पहले ही समझ में आ गया होगा। आप अपने आप को पसंद क्यों नहीं करते? आप सिर्फ अपनी कमियां पर क्यों ध्यान देते हैं और अपने आप को पसंद करने का फैसला क्यों नहीं किया? ये इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों से नापसंद किए जाने और अपने व्यक्तिगत संबंधों में चोट पाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और प्रश्न करते हैं, आपका मतलब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं, जैसे वो लड़की जो डर रही थी कि उससे रिजेक्ट किया जाएगा, आप भी वैसे ही डर रही हैं कि आपको कोई नकारा जाएगा, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाएगा या फिर आपको गहरी चोट लगेगी। आपको लगता है कि शायद बेहतर हो कि आप रिश्ते बनाने से पहले ही दूर रह जाएं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। युवा और भी कंफ्यूज हो जाता है। दार्शनिक बोलते हैं, अब ये लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। सिर्फ अपनी कमियों को ढूंढिए। अपने आप से इतना नफरत कीजिए कि आप किसी भी तरह से रिश्ता ना बनाएं, ना किसी को अंदर आने दें। जब आप अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं, आपकी किसी से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब कोई आपको ठुकराए तो आपके पास एक बहाना होता है। आप सोचते हैं कि आपको किसी ने ठुकराया क्योंकि आप में कमियां हैं। अगर वो नहीं होती तो शायद आपको प्यार मिलता। युवा बोलते हैं, वाह, अब तो आपने मुझे सच में नीचा दिखा दिया। दार्शनिक बोलते हैं, फिक्र मत करो। अपने सब फॉल्ट्स के साथ जो मैं हूँ रहना, वो तुम्हारे लिए एक वैल्यूएबल क्वालिटी है और इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा मंद है। युवा बोलते हैं, ये बहुत पेनफुल है। तुम कितना क्रूएल हो, बिल्कुल शैतान हो। ठीक है, हाँ ये सच है। मैं डरता हूँ। मुझे हर्ट होना अकेलापन में नहीं पसंद। मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है। एक्सेप्ट करना टफ है, लेकिन आप सही कह रहे हो। दार्शनिक बोलते हैं, माना तो सही है, लेकिन याद रखना, दूसरों से जुड़ने में कभी कभी हर्ट होना आम बात होता है। जब आप रिश्ते में होते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती रहती है। एडलर कहते हैं, अपने वीकनेसेस से बचने के लिए किसी को कंप्लीट आइसोलेशन में रहना पड़ता है, पर ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फास्ट नाइट का सेकंड पॉइंट, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। युवा बोलते हैं, रुको एक मिनट, मैं ऐसा ही छोड़ दूं? अपने मसलों से छुटकारा पाने के लिए किसी को अकेला ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा? आपका मतलब क्या है? अगर आप अकेला रहते तो आप बहुत अकेला नहीं महसूस करते। दार्शनिक बोलते हैं, अकेला होने का मतलब कि आपके चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन आप उनमें से अलग महसूस करते हैं। अकेला महसूस करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होती। इसका ये अर्थ है कि व्यक्ति तभी व्यक्ति बनता है जब वो लोगों के बीच होता है। युवा बोलते हैं, आप कह सकते थे ना, अगर कोई अकेला रह सकता है तो उसके मसले सॉल्व हो जाते हैं, है ना? दार्शनिक बोलते हैं, सिद्धांत रूप से हाँ। जैसे एडलर इतना दूर तक कहते हैं, सारे मसले व्यक्तिगत संबंधित के मसले हैं। युवा बोलते हैं, क्या आप ये फिर से कह सकते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार दोहरा सकता हूँ। सारे मसले व्यक्तिगत संबंधित के मसले हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो एडलरियन मनोविज्ञान के बहुत गहरे तक जाता है। अगर इस दुनिया के सारे व्यक्तिगत संबंधित चले जाते, मतलब अगर कोई अकेला ब्रह्मांड में होता और सारे दूसरे लोग चले जाते, तो हर तरह के मसले गायब हो जाते। युवा बोलते हैं, यह झूठ है, यह सिर्फ एकेडमिक बेहुदा बात है। दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल सही, हम दूसरे लोगों के बिना नहीं रह सकते। एक व्यक्ति का एग्जिस्टेंस उसकी सोल में ही दूसरे लोगों को एग्जिस्टेंस को मानता है। पूरी तरह से अलग रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं, ये कहना अगर कोई अकेला रह सकता है, ये बात गलत है। युवा बोलते हैं, ये वो बात नहीं है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकता है एक बड़ा सा इशू, ये तो मैं एग्री करता हूँ, पर कहना है कि हर चीज़ सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स के इश्यूज पर डिपेंड करती है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है। चिंता करना ज़रूरी है जब कोई प्रॉब्लम्स जो एक इंसान अपने आप के साथ लाता है, क्या आप उन सबको डिसमिस करते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, ऐसा कोई चिंता नहीं है जो पूरी तरह से व्यक्ति से प्रभावित हो। ऐसा चिंता को अंदरूनी चिंता कहते हैं, वो नहीं होता। जो भी चिंता उठ सकती है उसमें दूसरे लोगों के साए हमेशा मौजूद होता है। युवा बोलते हैं, लेकिन आप तो ये सोचने समझने वाले हैं,
इंसानियत के बड़े बड़े सवालों को व्यक्तिगत संबंधित से भी ऊपर रखा जाता है। खुशी, आज़ादी और ज़िंदगी का मकसद, ये तो वो विषय है जिन पर दार्शनिक और पुराने फिलोसोफर्स ने खोज की है। और आप कह रहे हैं क्या व्यक्तिगत संबंध ही सब कुछ है? मुझे ये थोड़ा साधारण लगता है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक दार्शनिक भी ऐसी बातें करेगा। दार्शनिक रिप्लाई में बोलते हैं, ठीक है, तो लगता है कि बातों को थोड़ा और स्पष्ट करने की ज़रूरत है। युवा बोलते हैं, हाँ ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आप एक दार्शनिक हैं तो आपको बातों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, वरना ये कोई मतलब नहीं रखता। दार्शनिक बोलते हैं, आपको इतना डर था व्यक्तिगत रिश्तों से कि आपने खुद को प्यार करना छोड़ दिया, अपने आप को अवॉइड करके पर्सनल कनेक्शन से बचने की कोशिश की। उस युवा को ये बातें थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी। उस स्टेटमेंट में एक ट्रूथ था जो उसके दिल को हर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एडलर के कहने का जवाब देना था कि हर प्रॉब्लम सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों से नहीं होती। एडलर प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रहे थे। मेरी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन नहीं है। सेकेंड नाइट का थर्ड पॉइंट, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी आर सब्जेक्टिव अजम्पशंस। दार्शनिक बोलते हैं, चलो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं। क्या तुम्हें फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी का टर्म पता है? युवा बोलते हैं, क्या बकवास सवाल है, जैसे कि तुम्हें हमारी अब तक की बात से पता नहीं होगा। मैं तो बस एक बड़ा सा फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी का गोला हूँ। दार्शनिक पूछते हैं, वो फीलिंग कैसी है, स्पेसिफिकली बताएंगे? युवा बोलते हैं, अरे जैसे कि अगर मैं अखबार में किसी अपनी उम्र के इंसान के बारे में पढ़ता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल है, तो मुझे हमेशा फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी होती है। अगर कोई और जो मेरे जितना ही टाइम जीता है, इतना सक्सेसफुल है, तो मैं अपने आप से क्या कर रहा हूँ? या फिर जब मैं किसी दोस्त को खुश देखता हूँ तो उसके साथ सेलिब्रेट करने से पहले ही मुझे ईर्ष्या और फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। और मुझे अपनी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन से भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी होती है। और फिर इनकम और सोशल स्टैंडिंग की बात तो छोड़ ही दो। लगता है मैं तो बस फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी का भरा हुआ हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, समझ गया। वैसे एडलर को आज के कॉन्टेक्स्ट में फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी का टर्म यूज़ करने वाला पहला इंसान माना जाता है। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता था। दार्शनिक बोलते हैं, एडलर के नेटिव जर्मन में एक वर्ड है जो कहता है कि फीलिंग जिसमें कम वर्थ होना। तो फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी का मतलब होता है कि अपने आप को कैसे वैल्यू जजमेंट देना। युवा और भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, वैल्यू जजमेंट? दार्शनिक बोलते हैं, ये वो फीलिंग होती है कि एक इंसान का कोई वर्थ नहीं है या फिर सिर्फ इतना ही वर्थ है। युवा बोलते हैं, ये फीलिंग तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, ये तो मैं ही हूँ। एक दिन भी नहीं जाता जब मैं अपने आप को ये ना समझाऊँ कि जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं, अच्छा तो चलो मेरे अपने फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी को भी देखते हैं। जब तुमने मुझे पहली बार मिला था तो तुम्हारा इम्प्रेशन कैसा था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से? युवा बोलते हैं, वेल कुछ बोलने का प्रयास करता है, मगर दार्शनिक बोलते हैं, रुको मत, सीधा बोलो। युवा बोलते हैं, ठीक है, मुझे लगा तुम मेरे सोच से छोटे थे। दार्शनिक बोलते हैं, थैंक यू, मैं 61 इंच लंबा हूँ। एडलर भी लगभग उतने ही लंबे थे। एक टाइम था जब तक मैं तुम्हारी उम्र का नहीं हो गया था, जब मुझे अपनी हाइट से प्रॉब्लम थी। मुझे लगा अगर मैं एवरेज हाइट का होता, 4 या 8 इंच लंबा होता, तो सब कुछ अलग होता, जैसे कि एक ज़्यादा इंजॉयबल लाइफ मुझे इंतज़ार कर रही थी। तो जब मुझे ये फीलिंग्स थी तो मैंने एक दोस्त से बात की थी और उसने कहा ये सब बकवास है और बस डिसमिस कर दिया। युवा बोलते हैं, ये तो बहुत बुरा है। कैसा दोस्त था वो? दार्शनिक बोलते हैं, और फिर उसने कहा, अगर तुम लंबा हो जाते तो तुम क्या करते? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास लोगों को रिलैक्स करने की गिफ्ट है। एक आदमी जो बड़ा और स्ट्रांग हो, सच में लगता है वो अपनी साइज की वजह से लोगों को डरा सकता है, लेकिन किसी छोटे इंसान जैसे मुझ जैसा लोग अपने वारीनेस छोड़ देते हैं। तो मुझे समझ आया कि छोटा बिल्ड होना मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए एक डिज़ायरेबल चीज़ थी। दूसरे शब्दों में ये एक वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन था। अब मुझे अपनी हाइट से कोई टेंशन नहीं है। युवा बोलता है, ठीक है, लेकिन ये तो कुछ बोलने की प्रयास करता है। दार्शनिक बोलते हैं, रुको, जब तक मैं बातें ख़त्म ना करूं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट की बात यह है कि मेरी 61 इंच की हाइट इन्फीरियर नहीं थी। युवा बोलता है, इन्फीरियर नहीं थी? दार्शनिक बोलता है, नहीं, असल में यह किसी चीज़ से कम या छोटा नहीं था। हाँ, मेरी 61 इंच की हाइट एवरेज हाइट से कम है,
और ये एक ऑब्जेक्टिविटी मेजर नंबर है। पहली नज़र में कोई सोच सकता है कि ये इन्फीरियर है, लेकिन असली मसला यह है कि मैं उस हाइट को कैसे मीनिंग देता हूँ, उसको कैसे वैल्यू देता हूँ। युवा बोलते हैं इसका मतलब क्या है। दार्शनिक बोलते हैं मेरी हाइट के बारे में जो फीलिंग्स थी वो सब सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी थी, जो सिर्फ दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने से उठती थी। अगर मेरे साथ कोई नहीं होता जिससे मैं कंपेयर करता तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ। अभी तुम भी अलग अलग फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी से सफ़र कर रहे हो, लेकिन समझो कि जो तुम फील कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव इन्फीरियरिटी नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है। हाइट जैसी चीज़ में भी सब सब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। युवा बोलते हैं मतलब जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी हम सफ़र कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस है, ना कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, जब मैं अपने दोस्त की नज़र से देखता हूँ तो मैं लगूँ कि रिलैक्स करता हूँ या उन्हें डरा नहीं सकता। ऐसे एक्सपेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन सकते हैं। हाँ, ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये एक मनमानी मान लिया है, लेकिन सब्जेक्टिविटी में एक अच्छी बात भी है, ये तुम्हें अपने चॉइस करने देती है। बस इसीलिए कि मैं सब्जेक्टिविटी पे छोड़ रहा हूँ, मुझे यह चॉइस मिलता है कि मैं अपनी हाइट को एडवांटेज या डिसएडवांटेज कैसे देखूँ। युवा बोलते हैं ये बात कि तुम एक नया लाइफस्टाइल चूज कर सकते हो। दार्शनिक बोलते हैं सही कहा, हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को नहीं बदल सकते, लेकिन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस को हम जितना चाहे उतना बदल सकते हैं। और हम सब्जेक्टिव दुनिया के रहने वाले हैं। हमने इसके बारे में शुरू में ही बात की थी, याद है। युवा बोलते हैं हाँ, वो वेल का पानी जो 60 डिग्रीज था। दार्शनिक बोलते हैं अब फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी का जर्मन वर्ड याद करो। जैसे कि मैं अभी अभी बोला था, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एक टर्म है जो अपने आप को कैसा वैल्यू जजमेंट देना है उससे रिलेटेड है। तो इस वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है। चलो डायमंड्स की एग्जांपल ले लेते हैं जो हाई वैल्यू पे ट्रेड होता है, या करेंसी। हम इन चीज़ों के लिए कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं और कहते हैं कि एक कैरेट इतना है, प्राइसेस इतनी इतनी है। लेकिन अगर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल दो तो डायमंड सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है। युवा बोलते हैं वेल दिमाग से तो ऐसा ही है। दार्शनिक बोलते हैं मतलब वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो सोशल कंटेक्स्ट पे बेस्ड होती है। एक $1 बिल को जो वैल्यू दी जाती है वो ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है। हालांकि ये कॉमन सेंस अप्रोच हो सकता है। अगर कोई उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्रिंटेड मटेरियल की तरह देखे तो वैल्यू $1 के कहीं नज़दीक भी नहीं आती। अगर मैं इस दुनिया में अकेला इंसान होता और कोई और नहीं होता, अगर मैं इस दुनिया में अकेला इंसान होता और कोई नहीं होता तो शायद मैं उन $1 बिल्स को विंटर फायरप्लेस में डाल देता। शायद मैं उन्हें अपनी नाक साफ करने के लिए यूज़ करता। बिल्कुल वही लॉजिक फॉलो करते हुए मुझे अपनी हाइट के बारे में चिंता करने की कोई वजह नहीं थी। युवा पूछते हैं अगर तुम इस दुनिया में अकेला इंसान होते और कोई नहीं होता, इसका मतलब क्या है। दार्शनिक बोलते हैं वैल्यू का प्रॉब्लम आखिर में हमें इंटरपर्सनल रिलेशंस पे वापस ले आते हैं। युवा बोलते हैं तो ये उस बात से जुड़ा है जो तुमने बोला था कि सारे प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है। दार्शनिक बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही। सेकेंड नाइट का फोर्थ पॉइंट, एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सक्यूज। युवा पूछते हैं क्या तुम ये पक्का कह सकते हो कि फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी असल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है। ऐसा इंसान भी जो सोशली सक्सेस माना जाता है, जो दूसरों के साथ अपने आप को नीचा नहीं दिखाता, उसके पास भी कुछ फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। आपको क्या लगता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो जो बहुत सारा पैसा कमाता है, या वो बेहतरीन सुंदरता जो सबकी नज़र का खास है, या वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, उन सबको फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी का परेशान रहना पड़ता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं इसके बारे में कैसे सोचूं। दार्शनिक रिप्लाई में बोलते हैं एडलर मानते हैं कि फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी हर इंसान के पास होती है। फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी में कुछ बुरा नहीं है। युवा पूछते हैं तो फिर लोगों को पहले से ही यह फीलिंग्स क्यों होती है। दार्शनिक बोलते हैं इसको समझने के लिए शायद एक कर्म जरूरी है। सबसे पहले लोग इस दुनिया में हेल्पलेस बीइंग के रूप में आते हैं और लोगों को ये यूनिवर्सल डिजायर होती है कि वो उस हेल्पलेस स्टेट से निकल जाए। एडलर ने इसको परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी कहा था। युवा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी, इसका मतलब क्या है। दार्शनिक बोलते हैं ये एक ऐसा चीज़ है जो तुम बस इम्प्रूव करना चाहते हो,
यह एक आइडियल स्टेट की तरफ बढ़ना के रूप में सोच सकते हो। जैसे एक चाइल्ड दोनों पैरों पे खड़ा रहना सीखता है, उसको लैंग्वेज सीखने और इम्प्रूव करने की यूनिवर्सल डिज़ायर होती है। और ह्यूमन हिस्ट्री में सारी साइंस की एडवांसमेंट्स भी इस परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी की वजह से ही हुई है। युवा बोलते हैं ठीक है, और दार्शनिक बोलते हैं इसका ऑपोजिट साइड ये है कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, और हर इंसान इसे इम्प्रूव करना चाहता है। एक अलग अलग आइडियल्स या गोल्स रखना है और उनकी तरफ बढ़ना है, लेकिन जब वो अपने आइडियल्स तक नहीं पहुंच पाता तो उसको लगता है कि वो कम है। जैसे कुछ सेफ्स होते हैं जो जितना ज़्यादा इंस्पायर्ड और एकम्प्लिश्ड बनते हैं उतना ही फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से घिरा हुआ होता है, और अपने आप से कहते हैं मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ, या मुझे अपनी कुकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। ऐसी बातें वो कहते हैं। युवा बोलते हैं ये तो सही है। दार्शनिक बोलते हैं एडलर कहते हैं कि परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी और फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी बीमारी नहीं है, बल्कि नॉर्मल हेल्दी स्ट्राइविंग और ग्रोथ के लिए स्टिमुलेंस है। अगर गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी भी स्ट्राइविंग और ग्रोथ को बढ़ा सकती है। युवा फिर से पूछता है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एक लॉन्च पैड जैसी चीज़ है ना? दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल। एक अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से छुटकारा पाने और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक कभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे सिर्फ एक स्टेप ही क्यों ना हो। एक प्रोग्रेस करना चाहता है, एक खुश रहना चाहता है। इस तरह के फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक स्टेप आगे बढ़ के हिम्मत खो देते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सिचुएशन रियलिस्टिक एफर्ट करके चेंज हो सकती है। ऐसे लोग जो कुछ भी करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जैसे मैं तो वैसे ही अच्छा नहीं हूँ, या कहते हैं अगर मैं ट्राई भी करूँ तो मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। युवा बोलते हैं हाँ ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी स्ट्रांग है तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव बन जाते हैं और कहते हैं मैं तो वैसे ही अच्छा नहीं हूँ क्योंकि ये तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है। दार्शनिक बोलते हैं नहीं, ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी नहीं है, ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। युवा पूछते हैं कॉम्प्लेक्स, यही तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है ना? दार्शनिक बोलते हैं होल्ड ऑन, आजकल का जो वर्ड कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है लगता है उसका मतलब फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से सेम है। तुम लोगों को सुनते हो कहते हुए मुझे अपनी आईलिड्स का कॉम्प्लेक्स है, या उसको अपनी एडुकेशन का कॉम्प्लेक्स है। ये एक पूरी तरह से मिसयूज टर्म है। असल में कॉम्प्लेक्स का मतलब एक एबनॉर्मल मेंटल स्टेट होता है जो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप ऑफ इमोशंस और आइडियाज से बना होता है, और इससे फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फ्रॉड का वोडिपस कॉम्प्लेक्स जो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स से एबनॉर्मल अट्रैक्शन की बात करते हुए यूज़ किया जाता है। युवा बोलते हैं हाँ, एबनॉर्मेलिटी के न्यूसेंस मदर कॉम्प्लेक्स और फादर कॉम्प्लेक्स में खास तौर पे स्ट्रांग होता है। दार्शनिक बोलते हैं इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मिक्सअप ना करें और उन्हें अलग अलग सोचें। युवा फिर से पूछते हैं कॉन्क्रीटली वो कैसे अलग है? दार्शनिक बोलते हैं फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में कुछ खास गलत नहीं है। तुम्हें अब ये बात समझ आ गई या नहीं? जैसे कि एडलर कहते हैं फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एक ट्रिगर हो सकती है स्ट्राइविंग और ग्रोथ के लिए। जैसे अगर किसी को अपनी एडुकेशन से फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी हो और वो अपने आप से रिजॉल्व करे मैं वेल एडुकेटेड नहीं हूँ तो मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन हो सकता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरी तरफ एक कंडीशन का नाम है जिसमें किसी ने अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया हो। तो वो अपने आप से सोचता है मैं वेल एडुकेटेड नहीं हूँ तो मैं सक्सीड नहीं कर सकता, या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ तो मैं शादी नहीं कर सकता। जब कोई एवरीडे लाइफ में ऐसे लॉजिक पे इंसिस्ट करता है कि ए सिचुएशन है तो बी नहीं हो सकता, तो ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कैटेगरी में फिट नहीं होता, ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। युवा बोलते हैं नहीं, ये एक लेजिटिमेट कैजुअल रिलेशनशिप है। अगर तुम वेल एडुकेटेड नहीं हो तो तुम्हारा काम पाने का चांस कम हो जाता है, तुम्हें सोशल स्केल पे लो माना जाता है और तुम सक्सेड नहीं कर सकते। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये तो बस एक कोल्ड हार्ड फैक्ट है। नहीं? दार्शनिक बोलते हैं नहीं, तुम गलत हो। युवा पूछते हैं कैसे, मैं कहाँ गलत हूँ?
दार्शनिक बोलते हैं तुम जो कैजुअल रिलेशनशिप्स कह रहे हो वो एक चीज़ है जो एडलर अपैरेंट कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। मतलब तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि कोई सीरियस कैजुअल रिलेशनशिप्स है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन किसी ने मुझे बताया मुझे आसानी से शादी नहीं हो पाती क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में डिवोर्स हो गए थे। फ्रॉडियन आइडियोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पेरेंट्स का डिवोर्स एक बड़ा ट्रॉमा था जो क्लियर कैजुअल रिलेशनशिप में कनेक्ट होता है किसी के मैरिज व्यूज से। लेकिन एडलर अपने टेलियोलॉजी के स्टैंड से ऐसे आर्गुमेंट्स को अपैरेंट कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। युवा बोलते हैं लेकिन फिर भी रियलिटी ये है कि गुड एजुकेशन होना सोसाइटी में सक्सेसफुल होने में आसान बना देता है। मुझे लगा तुम दुनिया के तरीके से समझदार थे। दार्शनिक बोलते हैं असली मसला यह है कि तुम उस रियलिटी से कैसे कन्फ्रंट करते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं सक्सीड नहीं कर सकता, तो आई कांट सक्सीड की जगह तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आई डोंट वांट टू सक्सीड। युवा कंफ्यूज होकर कहते हैं आई डोंट वांट टू सक्सीड, ये कैसी रीजनिंग है। दार्शनिक बोलते हैं बस ये एक स्टेप आगे बढ़ना भी स्कैरी लगता है, और वो भी कि तुम रियलिस्टिक एफर्ट नहीं करना चाहते हो। तुम इतना चेंज नहीं करना चाहते कि तुम अभी जो एंजॉय कर रहे हो वो प्लेजर सेक्रीफाइस कर दो, जैसे जो टाइम तुम प्लेइंग और हॉबीज में स्पेंड कर रहे हो। दूसरे शब्दों में तुम्हारे पास अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की करेज नहीं है। अभी जो सिचुएशन है वो आसान लगती है, चाहे तुम्हें कुछ कंप्लेंट्स या लिमिटेशंस हो। सेकेंड नाइट का फिफ्थ पॉइंट, ब्रैगराट्स हैव फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। यहाँ पर ब्रैगराट्स का मतलब होता है बोस्टफुल पर्सन, यानी जो पीपल शो ऑफ करता है अपनी अचीवमेंट्स को लेकर। युवा बोलते हैं शायद ऐसा ही हो, लेकिन युवा को टोककर दार्शनिक कहते हैं और तुम्हें एजुकेशन से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और तुम सोचते हो मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं सक्सेड नहीं कर सकता। इसको उल्टा सोचो, रीजनिंग ये हो सकता है अगर मैं वेल एजुकेटेड होता तो मैं बहुत सक्सेसफुल होता। युवा बोलते हैं सही बोला। दार्शनिक बोलते हैं ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का दूसरा एस्पेक्ट है। वो लोग जो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को वर्ड्स या एटीट्यूड्स में दिखते हैं, जो कहते हैं ए सिचुएशन है तो बी नहीं हो सकता, वो इम्प्लाई करते हैं कि अगर ए ना होता तो वो कैपेबल और वैल्यूएबल होते। युवा बोलते हैं अगर ये नहीं होता तो मैं भी कर सकता। दार्शनिक बोलते हैं हाँ, जैसे कि एडलर बताते हैं कि कोई भी इंसान फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी को लंबे टाइम तक नहीं सह सकता। फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी वो चीज़ है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन उस कंडीशन में रहना बहुत हेवी है हमेशा के लिए। युवा और भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। दार्शनिक बोलते हैं ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी का कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें एक इंसान अपने आप में कुछ कमी महसूस करते हैं, वो भी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो फिर सवाल ये है, युवा दार्शनिक को टोक कर वो क्वेश्चन को कंटिन्यू करके कहता है कि कमी वाला पार्ट कैसे फिल करना है। सही। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल, कमी वाले पार्ट को कैसे कंपेंसेट करना है। सबसे हेल्दी तरीका यह है कि स्ट्राइविंग और ग्रोथ के थ्रू कंपेंसेट करने की कोशिश करो, जैसे अपनी स्टडीज पे फोकस करना, कांस्टेंट ट्रेनिंग करना या अपने काम में डिलिजेंट रहना। लेकिन जो लोग इस करेज से इक्विप्ड नहीं होते वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं। फिर से ये सोचना कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं सक्सेड नहीं कर सकता, और अपनी कैपेबिलिटी में इम्प्लाई करके कहते हैं अगर मैं वेल एजुकेटेड होता तो मैं बहुत सक्सेसफुल होता। युवा बोलते हैं नहीं, ये सेंस नहीं बनता। जो दूसरी बात तुम कह रहे हो वो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी से आगे है, ये तो ज़्यादा ब्रेवडो जैसी चीज़ है ना। दार्शनिक बोलते हैं हाँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक और स्पेशल मेंटल स्टेट में डेवलप हो सकता है। युवा तुरंत पूछते हैं और वो क्या है। दार्शनिक रिप्लाई में बोलते हैं शायद तुमने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक व्यक्ति स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी से सफ़र कर रहा है और उसके ऊपर से उसके पास हेल्दी मोड्स ऑफ स्ट्राइविंग और ग्रोथ के थ्रू कॉम्पेंसेट करने की करेज नहीं है। अब ये भी कह दिया जाए कि उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सीखना मुश्किल है, जिसमें वो सोचता है कि ए सिचुएशन है तो बी नहीं हो सकता। वो अपना इनकैपेबल सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उस वक्त वो इंसान कुछ और तरीके से कंपेंसेट करने की कोशिश करता है और एक आसान रास्ता ढूंढता है। युवा पूछते हैं कौन सा रास्ता। दार्शनिक बोलते हैं वो ये कि जैसे वो सच में सुपीरियर हो और एक फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी में खुद को डुबो दे।
एक फेमिलियर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ऑथोरिटी देना। युवा फिर से पूछता है, इसका मतलब क्या है? दार्शनिक बोलते हैं, एक पावरफुल पर्सन, ब्रॉडली स्पीकिंग वो कोई भी हो सकता है, स्कूल क्लास का टीचर या लीडर से लेकर फेमस सेलिब्रिटी तक। उसके साथ गुड टर्म्स पे रहने का शो बनता है। हर केस में ये नहीं है कि आई एक्चुअली सुपीरियर या स्पेशल है, ये सिर्फ ये है कि एक अथॉरिटी से लिंक करके आई को सुपीरियर दिखाता है। शॉर्ट में ये एक फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी है। युवा बोलते हैं, और उसके नीचे एक इंटेंस फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है ना? दार्शनिक बोलते हैं, ज़रूर, मुझे फैशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग अपने फिंगर्स पे रूबीज के रिंग पहनते हैं उन्हें फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी की प्रॉब्लम है, ना कि एस्थेटिक सेंसिबिलिटी की। मतलब उनके पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का साइन है। युवा बोलते हैं, सही कहा। दार्शनिक बोलते हैं, लेकिन जो लोग बॉरोड पावर से अपने आप को बड़ा दिखाते हैं वो असल में दूसरों के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जीते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। ये एक पॉइंट है जो एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है। युवा बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है, क्या आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो? दार्शनिक बोलते हैं, वो इंसान जिसे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट करना पसंद है, वो इंसान जो अपनी पास्ट ग्लोरी से चिपका रहता है और हमेशा अपने उस टाइम की यादें सुनाता रहता है जब उसकी रोशनी ज़्यादा थी या ज़्यादा चमकी थी। शायद तुम्हें ऐसे लोग पता हो। ऐसे सभी लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस वाले कह सकते हैं। युवा बोलते हैं, वो इंसान जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट करता है। हाँ, ये एक एरोगेंट एटीट्यूड है, लेकिन वो बोस्ट कर सकता है क्योंकि वो सच में सुपीरियर है। तुम उससे फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी नहीं कह सकते। दार्शनिक बोलते हैं, अरे लेकिन तुम गलत हो। जो लोग इतना बोस्ट करते हैं उन्हें खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे कि एडलर क्लियरली बताते हैं, जो इंसान बोस्ट करता है वो सिर्फ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी ही हो सकता है। युवा बोलता है, तुम कह रहे हो बोस्टिंग एक इनवर्टेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है? दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल। अगर किसी को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है तो उससे बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए बोस्ट करता है क्योंकि उसकी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी स्ट्रांग होती है। उससे अपनी सुपीरियरिटी को फ्लुएंट करने की ज़रूरत होती है। उसे डर लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई भी इंसान उससे जैसा वो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक फुल ब्लोन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। युवा बोलता है, तो जैसे वर्ड्स की साउंड से लगता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऑपोजिट है। असल में वो एक दूसरे के बॉर्डर पे है। दार्शनिक बोलता है, हाँ, वो क्लियरली कनेक्टेड है। अब मुझे एक लास्ट एग्जाम्पल देना है, एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल जो बोस्टिंग से डील करता है। ये एक पैटर्न है जो एक पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी को लीड करता है, जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी खुद इंटेंसिफाई होने से मैनिफेस्ट होता है। कॉन्क्रीटली बोलूँ तो ये अपनी मिसफॉर्चून के बारे में ब्रैगिंग करना। युवा कंफ्यूज होकर कहते हैं, मतलब? दार्शनिक बोलते हैं, वो इंसान जो अपनी अपब्रिंगिंग और ऐसी चीज़ों के बारे में बोस्टिंग मैनर में बात करता है जो अलग अलग मिसफॉर्चून्स जो उस पे बरस गए हैं। अगर कोई इस इंसान को कन्फ्रंट करने या कुछ चेंज करने की सजेस्ट करे तो वो हेल्पिंग हैंड रिफ्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। युवा बोलते हैं, हाँ, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन दार्शनिक टोक देते हैं और बोलते हैं, ऐसे लोग अपने आप को अपनी मिसफॉर्चून के एक्सपीरियंसेस से स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी मिसफॉर्चून की सिंगल फैक्ट से दूसरों से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी शॉर्ट होने की फैक्ट ले लो। मान लो कि काइंड हार्टेड लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं, इसकी टेंशन मत लो, या ऐसी चीज़ों का ह्यूमन वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैं उन्हें रिजेक्ट कर दूं और कहूं, तुम्हें पता है शॉर्ट लोग क्या क्या सहते हैं, तो कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। मुझे यकीन है कि मेरे आसपास के सभी लोग मुझे जैसे एक बॉयल ट्रीट करेंगे जो बर्स्ट होने वाला है और मुझे बहुत ही केयरफुली ट्रीट करेंगे। युवा बोलता है, बिल्कुल सही। दार्शनिक बोलता है, ऐसा करने से मेरा पोजीशन दूसरों से सुपीरियर हो जाता है और मैं स्पेशल बन जाता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे एटीट्यूड अडॉप्ट करके स्पेशल बनना चाहते हैं जब वो बीमार या इंज्योर्ड होते हैं या हार्ट ब्रेक का मेंटल एंग्विश सहते हैं। युवा पूछते हैं, तो वो अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को रिवील करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, वो अपने मिसफॉर्चून को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है और उससे दूसरे पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अपने मिसफॉर्चून और स्योरिंग को डिक्लेयर करके वो अपने आसपास के लोगों को वरी करने की कोशिश करते हैं।
और उनकी स्पीच और बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करते हैं। वो लोग जिनके बारे में शुरू में बात कर रहा था, जो अपने आप को अपने रूम्स में बंद कर देते हैं, वो अक्सर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी में इंडल्ज होते हैं और अपनी मिसफॉर्चून को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। इतना कि एडलर ने खुद बताया, हमारे कल्चर में वीकनेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो सकता है। युवा पूछते हैं तो वीकनेस पावरफुल होता है? दार्शनिक बोलते हैं, एडलर कहते हैं असल में अगर हम खुद से पूछे कि हमारी कल्चर में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान कौन है, तो लॉजिकल आंसर ये होगा द बेबी। द बेबी रूल्स एंड कैन नॉट बी डोमिनेटेड। बेबी अपनी वीकनेसेस से एडल्ट्स को रूल करते हैं और इस वीकनेस की वजह से कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। युवा कंफ्यूज होकर फिर से बोलता है, मुझे ऐसी व्यू पॉइंट कभी नहीं मिली। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, जो इंसान हर्ट हुआ है उसके वर्ड्स तुम मेरे फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, मैं शायद कुछ सच्चाई होती है। जो इंसान स्वीकार कर रहा है कि उसकी फीलिंग्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जब तक एक इंसान अपनी मिसफॉर्चून को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, स्पेशल बनाने के लिए, उससे वो मिसफॉर्चून हमेशा चाहिए रहेगा। सेकेंड नाइट का 6 पॉइंट, लाइफ इज़ नॉट ए कंपटीशन। युवा बोलता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। दार्शनिक बोलता है, ठीक है, जो भी तुम पूछना चाहते हो पूछ लो। युवा बोलता है, एडलर मानते हैं कि परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी अपने आप को एक ज़्यादा सुपीरियर बीइंग बनाता है और ये एक यूनिवर्सल डिज़ायर है ना। दूसरी तरफ वो एक्सेसिव फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी के बारे में वार्निंग देता है। अगर हम मान लें कि वो परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी को रिनाउंस कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? दार्शनिक बोलता है, इस तरह सोचो, जब हम परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरों से सुपीरियर बनना चाहते हैं, उन्हें नीचे गिराते हुए ऊपर चढ़ना चाहते हैं। तुम शायद जानते हो वो इमेज जिसमें एक स्टीयरवेयर पर चढ़ रहा है और लोगों को रास्ते से हटाते हुए टॉप तक पहुंचाते। एडलर ऐसे एटीट्यूड्स को सपोर्ट नहीं करते ऑफ कोर्स, बल्कि वो कहते हैं कि सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग उनके पीछे बढ़ रहे हैं। उस इमेज को याद रखो, चाहे डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग हो, सभी लोग सामने फ्लैट प्लेस में इक्वली चल रहे हैं। परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी वो माइंडसेट है जिसमें एक अपने पैरों पे एक स्टेप आगे बढ़ता है, ना कि वो माइंडसेट जिसमें कंपटीशन की ज़रूरत होती है दूसरों से ज़्यादा बनने के लिए। युवा बोलता है, तो ज़िंदगी एक कंपटीशन नहीं है? दार्शनिक बोलता है, बिल्कुल नहीं, बस आगे की तरफ बढ़ते रहना काफ़ी है, किसी से कम्पीट किए बिना, और ऑफ कोर्स अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युवा बोलता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे, चाहे जो भी हो। यही तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी का सोर्स है ना। दार्शनिक बोलता है, एक हेल्दी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी वो नहीं है जो दूसरों से कंपेयर करने से आती है, ये अपने आइडियल सेल्फ से कंपेयर करने से आती है। युवा बोलता है, लेकिन दार्शनिक उन्हें टोक कर बोलता है, देखो, हम सब अलग अलग हैं, जेंडर, एज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपीयरेंस, हम में से 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं है। चलो पॉजिटिव तरीके से मान लेते हैं कि दूसरे लोग हमसे अलग हैं, लेकिन हम इक्वल हैं। युवा कंफ्यूज होकर कहते हैं, हम सेम नहीं है तो फिर हम इक्वल कैसे हैं? दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल, सभी लोग अलग अलग हैं। अलग होने का गुड और बैड और सुपीरियर और इन्फीरियर से मिक्सअप मत करो। चाहे हमारे बीच में कितना भी डिफरेंसेस हो, हम सब इक्वल हैं। युवा बोलते हैं, लोगों के बीच में रैंक का कोई डिस्टिंक्शन नहीं। आइडियलिस्टिकली बोलूँ तो शायद ऐसा ही हो, लेकिन हम अभी रियलिटी के बारे में ऑनेस्ट डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। क्या तुम सच में ये कहोगे फॉर एग्जांपल कि मैं एक एडल्ट और एक बच्चा जो अभी अरिथमेटिक में स्ट्रगल कर रहा हूँ और हम इक्वल हैं? दार्शनिक बोलते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस की अमाउंट में और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अमाउंट में डिफरेंस तो होना ही है। बच्चा शायद अपने शूज़ प्रॉपरली टाई नहीं कर सकता, या कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता, या प्रॉब्लम्स आने पे अडल्ट की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन ऐसी चीज़ों का ह्यूमन वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरा आंसर सेम है, ह्यूमन बीइंग सब इक्वल है, लेकिन सेम नहीं। युवा बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि बच्चे को फुल ग्रोन एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए? दार्शनिक बोलता है, नहीं, बच्चे को एडल्ट या बच्चा की तरह ट्रीट करना की वजह से उससे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक उससे सिंसियरिटी से इंटरेक्ट करती है, जैसा एक दूसरा ह्यूमन बीइंग जो खुद जैसा है। युवा बोलता है, चलो सवाल बदलते हैं,
सभी लोग इक्वल है, वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं। लेकिन असल में यहाँ पे एक डिस्प्ले है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो सुपीरियर है और जो लोग उनके पीछे बढ़ रहे हैं वो इन्फीरियर है। तो हम फिर से सुपीरियर और इन्फीरियर के प्रॉब्लम पे पहुंच जाते हैं, है ना। दार्शनिक बोलते हैं नहीं, हम नहीं करते। फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरों से आगे चल रहा है या पीछे। जैसे हम एक फ्लैट स्पेस पे चल रहे हैं जिसमें कोई वर्चुअल एग्जिस्ट नहीं है। हम किसी से compete करने के लिए नहीं चलते, अपने आप को अभी से आगे बढ़ाने में ही वैल्यू है। युवा पूछते हैं क्या तुम सभी फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन से फ्री हो गए हो। दार्शनिक बोलते हैं जरूर, मैं स्टेटस या ऑनर जीतने के बारे में नहीं सोचता और मैं अपनी जिंदगी एक आउटसाइडर दार्शनिक की तरह जीता हूँ जो वर्ल्डली कंपटीशन से कोई कनेक्शन नहीं रखता। युवा फिर से पूछते हैं तो क्या ये मतलब है कि तुम कंपटीशन से ड्रॉप आउट हो गए, कि तुमने समहाउ डिफीट एक्सेप्ट कर ली। दार्शनिक बोलते हैं नहीं, मैं उन जगहों से विथड्रॉ हो गया जहाँ पे विनिंग और लूजिंग का ज़्यादा ध्यान होता है। जब कोई अपने आप को बनाना चाहता है तो कंपटीशन उसके रास्ते में आ ही जाता है। युवा नाकार के बोलते हैं नो वे, ये एक ट्राइड आउट ओल्ड मैन की आर्ग्यूमेंट है। यंग फॉक्स जैसे मुझे कंपटीशन की टेंशन में अपने आप को खुद से ही उठाना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई राइवल नहीं है जो मेरे साथ चल रहा है जिससे मैं अपने आप को आउटडू कर सकूं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कम्पिटिटिव सोचने में क्या गलत है। दार्शनिक बोलते हैं अगर वो राइवल कोई ऐसा इंसान हो जिसे तुम कॉमरेड कह सकते हो तो शायद ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लीड कर सकता है, लेकिन बहुत केसेस में एक कंपटीटर तुम्हारा कॉमरेड नहीं होगा। युवा बोलते हैं इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। सेकेंड नाइट का 7th पॉइंट, यू आर द ओनली वन वरिंग अबाउट योर अपीयरेंस। दार्शनिक बोलते हैं चलो लूज एंड्स को टाई अप करते हैं। शुरू में तुमने एडलर के डेफिनेशन से डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की थी कि सारी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सही। यह हमारे फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी पे डिस्कशन का बेसिस था। युवा बोलते हैं हाँ ये सही है, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी का सब्जेक्ट बहुत इंटेंस था और मैं उस पॉइंट को भूलने वाला नहीं था, तो मैं पहले ही उस सब्जेक्ट को क्यों उठाया। दार्शनिक बोलते हैं ये कंपटीशन के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। प्लीज़ याद रखो अगर किसी इंसान के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कोर में कंपटीशन है तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम या मिसफॉर्चून से एस्केप नहीं कर सकता। युवा पूछते हैं क्यों नहीं कर सकता। दार्शनिक बोलते हैं क्योंकि कंपटीशन के एंड में विनर्स और लूजर्स होते हैं। युवा बोलते हैं विनर्स और लूजर्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं थोड़ा सोचो, अगर तुम स्पेसिफिकली हो जो अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन में हो, तुम्हें कोई चॉइस नहीं होगा विक्ट्री या डिफीट का कॉन्शियस रहने के अलावा। मिस्टर ए ने इस फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मिस्टर बी ने उस बड़ी कंपनी में जॉब पाया और मिस्टर सी ने इतनी नाइस लुकिंग वुमेन के साथ लुकअप किया, और तुम उनसे कंपेयर करोगे और सोचोगे ये सब मेरे पास है। युवा बोलते हैं यह बहुत स्पेसिफिक है। दार्शनिक बोलते हैं जब कोई कंपटीशन और विक्ट्री या डिफीट का कॉन्शियस होता है तो फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी ऐसे होना इनएविटेबल है, क्योंकि एक इंसान कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और सोचता है मैं उसे हार गया या मैं उसे हराया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका एक्सटेंशन है। अब तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा इंसान तुम्हारे लिए कैसा है उस पॉइंट पे। युवा बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद एक राइवल। दार्शनिक बोलते हैं नहीं, सिर्फ एक राइवल नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम हर एक इंसान को, दुनिया के हर इंसान को अपना एनिमी दिखना शुरू कर दोगे। युवा कंफ्यूज होकर पूछते हैं मेरा एनिमी। दार्शनिक बोलते हैं तुम सोचना शुरू कर दोगे कि लोग तुम्हें हमेशा नीचा देखते हैं और स्कॉन से ट्रीट करते हैं कि वो सब एनिमीज हैं जो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, जो किसी ओपनिंग का वेट करते हैं और हेड ड्रॉप करने पे अटैक होते हैं। शॉर्ट में बोलूँ तो दुनिया एक टेरिफाइंग प्लेस है। युवा बोलते हैं एनिमीज जो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, वो लोग जिनसे मैं कंपटीशन में हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल। दार्शनिक बोलते हैं यह कंपटीशन का डरावना हिस्सा है। चाहे तुम लूजर ना बनो, चाहे तुम वो इंसान हो जो जीत रहा है, अगर तुम वो इंसान हो जो अपने आप को कंपटीशन में रख दिया है तो तुम्हें कभी भी पीस नहीं मिलेगा। तुम लूजर नहीं बनना चाहते हो और तुम्हें जीतते रहना पड़ेगा अगर तुम लूजर नहीं बनना चाहते हो। तुम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए बहुत लोग ऐसे हैं सोसाइटी के नज़रिए से अपनी सक्सेस बिल्ड अप करते हुए भी हैप्पी फील नहीं करते,
क्योंकि वो कंपटीशन में जीते हैं, क्योंकि उनके लिए दुनिया एक परलियस प्लेस है जो एनिमी से भरा हुआ है। युवा बोलते हैं शायद ऐसा ही हो, लेकिन दार्शनिक उन्हें टोक कर बोलते हैं लेकिन दूसरे लोग तुम्हें इतना देखते भी हैं? क्या वो सच में तुम्हें राउंड द क्लॉक वॉच करते हैं और अटैक करने का परफेक्ट मोमेंट ढूंढते रहते हैं? ये थोड़ा अनलाइकली लगता है ना। मेरा एक यंग फ्रेंड ने बताया था कि जब वो टीनेजर था तो वो मिरर के सामने अपने बाल अरेंज करने में बहुत टाइम स्पेंड करता था। एक बार जब वो वही कर रहा था, उसकी ग्रैंडमदर ने कहा, तुम ही हो जो अपने लुक्स के बारे में वरीड हो। उसने कहा कि उसके लिए लाइफ डील करना थोड़ा इजी हो गया उसके बाद। युवा बोलते हैं, हे ये मुझे टॉन्ट कर रहे हो ना? हाँ, शायद मुझे आसपास के लोग एनिमीज लगते हैं। मुझे हमेशा अटैक होने का डर रहता है कि कोई भी मोमेंट पे मुझ पे एरोज आ जाए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, कि वो मुझे हर्ष जजमेंट से ट्रीट करते हैं और कि वो मुझे अटैक करेंगे। और शायद ये सच है कि ये सेल्फ कॉन्शियस रिएक्शन है, जैसे मिरर ऑब्सेस्ड टीनेजर। दुनिया के लोग मुझे देखते ही नहीं। अगर मैं अपने हाथों पे चल के स्ट्रीट पे जाऊँ तो भी वो नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। तुम आखिर में ये कह रहे हो कि मेरी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कुछ है जो मैंने चूज किया है, जो किसी गोल से रिलेटेड है? ये मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। दार्शनिक बोलते हैं, और वो क्यों नहीं बनता? युवा बोलते हैं, मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। वो क्लासिक इमेज है बिग ब्रदर की। वो हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात सुनता है। उसकी स्टडीज और स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है और वो डिलीजेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जब से मैं छोटा था मैं हमेशा उससे कंपेयर किया जाता था। वो बड़ा और ज़्यादा एडवांस्ड है, तो ऑब्वियस है कि मैं उससे कुछ में भी नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स को ऐसी सर्कमस्टेंसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उन्होंने मुझे कभी भी कोई रिकॉग्निशन का साइन नहीं दिया। जो भी मैं करता था मैं बच्चा जैसा ट्रीट किया जाता था और हर मौके पे डांटा जाता था और चुप रहने को बोला जाता था। मैंने अपने फीलिंग्स को अपने अंदर रखना सीख लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में डूब गई जीती है और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि मैं अपने भाई से कंपटीशन में कॉन्शियस रहूं। दार्शनिक बोलते हैं, समझता हूँ। युवा बोलते हैं, कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं एक फल का पेड़ हूँ जो इनफ सन के बिना ही ग्रो हुआ है, तो ये नेचुरल है कि मैं फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी से ट्विस्टेड हो गया हूँ। अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेट ग्रो कर सकता है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दार्शनिक बोलते हैं, समझता हूँ, मैं सच में तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ। अब चलो कंपटीशन पे देखते हैं अपने वाई के रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए। अगर तुम कंपटीशन ओरिएंटेशन से नहीं सोचते अपने भाई और अपने दूसरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो लोग तुम्हें कैसे लगेंगे? युवा बोलते हैं, वेल मेरा भाई है और शायद दूसरे लोग अलग बात है। दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, वो तुम्हारे ज़्यादा पॉजिटिव कॉमरेड्स बनने चाहिए। युवा कंफ्यूज होकर प्रश्न करते हैं, कॉमरेड्स? दार्शनिक बोलते हैं, पहले तुमने नहीं कहा था मैं दूसरों के हैप्पीनेस से डील करने से सेलिब्रेट नहीं कर सकता? तुम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के कंपटीशन समझते हो। तुम दूसरों के हैप्पीनेस को मेरी हार परसीव करते हो और इसीलिए तुम उससे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन जब एक इंसान कंपटीशंस के स्कीम में रिलीज हो जाता है तो किसी पे ट्रायम करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक इंसान फियर से भी रिलीज हो जाता है जो कहता है कि शायद मैं हार जाऊंगा, और एक इंसान दूसरों के हैप्पीनेस से दिल से सेलिब्रेट कर सकता है। एक इंसान दूसरों की हैप्पीनेस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो इंसान जो हमेशा नीड में दूसरों की हेल्प करते हैं, विल रखता है, वो इंसान प्रॉपरली तुम्हारा कॉमरेड कहला सकता है। युवा बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं, अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। जब हम ट्रूली फील कर सकते हैं कि लोग मेरे कॉमरेड्स हैं, तो तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हें दुनिया एक परलियस प्लेस नहीं लगेगी या नीडलेस डाउट पे परेशान नहीं होगे। दुनिया तुम्हारे सामने एक सेफ और प्लेजेंट प्लेस की तरह आएगी और तुम्हारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगे। युवा बोलते हैं, क्या हैप्पी इंसान हो तुम, लेकिन तुम जानते हो ये सब सनफ्लावर जैसा है। ये सनफ्लावर की रीजनिंग है जो हर दिन फुल सनशाइन में नहाता है और एम्पल वाटर से नर्चर होता है। एक फ्रूट के पेड़ जो डीम शेड में ग्रो होता है वो इतना अच्छा नहीं करता। दार्शनिक बोलते हैं, तुम फिर से इटियोलॉजी पे वापस आ गए हो। युवा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल।
सख्त पेरेंट के साथ बड़े हुए ये युवा बचपन से ही अपने बड़े भाई से कंपेयर और ऑप्रेस किया जाता था। उसका कोई भी ओपिनियन कभी भी सुनी नहीं गई और वो वायलेंट वर्ड्स का शिकार हुआ कि वो एक बेकार सा छोटा भाई है। स्कूल में भी फ्रेंड्स नहीं बना पाया तो वो अपना सारा फ्री टाइम लाइब्रेरी में अकेला बिताता था, जो उसका एक ही रिफ्यूजी बन गया। ये युवा जो अपने ईयरली ईयर्स ऐसे ही गुजरा था, वो सच में इटियोलॉजी का रहने वाला था। अगर उसके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, अगर उसका बड़ा भाई काबिल एग्जिस्ट नहीं करता और अगर वो उस स्कूल में नहीं पढ़ता तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा ब्राइट हो सकती थी। यह युवा जितना कूल हेडली हो सके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके सालों भर के सरप्राइज्ड फीलिंग बाहर आ गए। सेकेंड नाइट का 8 पॉइंट, फ्रॉम पावर स्ट्रगल टू रिवेंज। युवा बोलते हैं ये सब टेलियोलॉजी और ऐसी बातों का कुछ मतलब नहीं है और ट्रॉमा ज़रूर एग्जिस्ट करता है और लोग अपने पास से नहीं छूट सकते। तुम्हें तो पता ही होगा, है ना? हम पास्ट में टाइम मशीन से नहीं जा सकते। जब तक पास्ट पास्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है, हम पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में जीते हैं। अगर कोई पास्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है, मान ले, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेकार कर रही है। तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं इसी इर्रेस्पॉन्सिबल लाइफ चूज करूं? दार्शनिक बोलते हैं यह सच है कि हम टाइम मशीन का यूज़ करके या वक्त को पीछे नहीं मोड़ सकते, लेकिन पास्ट के इवेंट्स को हम किस तरह से मीनिंग देते हैं, यह काम तुमको अभी के लिए दिया गया है। युवा बोलते हैं ठीक है, तो चलो अभी के बारे में बात करते हैं। पिछली बार तुमने कहा था कि लोग गुस्सा का इमोशन फैब्रिकेट करते हैं, राइट? और ये टेलियोलॉजी का स्टैंड पॉइंट है। मैं भी ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, तुम समाज या सरकार के प्रति गुस्से को कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या तुम ये भी कहोगे कि ये भी इमोशंस हैं जो अपनी ओपिनियंस को पुश करने के लिए फैब्रिकेट किए जाते हैं? दार्शनिक बोलते हैं ज़रूर, कभी कभी मुझे भी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए इंडिगेशन महसूस होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक सडन ब्रस्ट ऑफ इमोशंस नहीं है, बल्कि लॉजिक पर बेस्ड इंडिग्नेशंस है। पर्सनल एंगर और सोसाइटी के कंट्रोडिक्शंस और इनजस्टिस के लिए इंडिग्नेशंस में फ़र्क होता है। पर्सनल एंगर जल्दी ठंडा हो जाता है, राइटर्स इंडिग्नेशन दूसरी तरफ बहुत देर तक चलता है। पर्सनल ग्रूज का एक्सप्रेशन होने वाला गुस्सा सिर्फ दूसरों को तुम्हारे आगे झुकने का एक टूल है। युवा बोलते हैं तुम कहते हो कि पर्सनल ग्रजेस और राइटर्स इंडिग्नेशंस अलग है। दार्शनिक बोलते हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि राइटर्स इंडिग्नेशन अपना ही इंटरेस्ट से आगे जाता है। युवा बोलता है तो मैं पर्सनल ग्रजेस के बारे में ज़रूर पूछूंगा। ज़रूर तुम भी कभी गुस्सा होते हो ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिना वजह के तुम्हें अब्यूज़ करे तो? दार्शनिक बोलते हैं नहीं, मैं नहीं होता। युवा बोलते हैं अरे ऑनेस्ट बनो। दार्शनिक बोलते हैं अगर कोई मुझे मेरे सामने अब्यूज़ करे तो मैं उसके छुपे हुए गोल के बारे में सोचूंगा। अगर तुम डायरेक्टली अब्यूजिव नहीं भी हो, जब तुम दूसरे के वर्ड्स या बिहेवियर से जेन्युइनली गुस्से हो जाते हो, तो प्लीज़ कंसिडर करो कि वो तुम्हें एक पावर स्ट्रगल में चैलेंज कर रहा है। युवा बोलते हैं पावर स्ट्रगल, वो क्या है? दार्शनिक बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक एडल्ट को अलग अलग प्रैंक्स और मिसबिहेव से टीज करेगा। बहुत केसेस में ये अटेंशन पाने के लिए किया जाता है और रुकता है कि बस उससे पहले कि एडल्ट जेन्युइनली गुस्से हो जाए। लेकिन अगर बच्चा रुकता ही नहीं उससे पहले कि एडल्ट जेन्युइनली गुस्से हो जाए, तो उसका गोल एक्चुअली लड़ने का होता है। युवा बोलता है वो लड़ना क्यों चाहेगा? दार्शनिक बोलता है वो जीतना चाहता है, वो अपनी पावर प्रूव करना चाहता है। युवा बोलता है मुझे ये समझ नहीं आता, कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दे सकते हो? दार्शनिक बोलते हैं मान लो तुम और एक दोस्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो। थोड़ी देर में ये एक हेटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और ना तुम ना वो किसी भी ओपिनियन में डिफरेंस एक्सेप्ट करने को तैयार हो, जब तक फाइनली ये पॉइंट तक पहुंचता है कि वो पर्सनल अटैक्स शुरू कर देता है। जैसे कि बोलता है कि तुम स्टूपिड हो और तुम जैसे लोगों की वजह से यह देश नहीं बदलता, ऐसी बातें। युवा बोलते हैं लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा कहे तो मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दार्शनिक बोलता है इस केस में दूसरे के गोल क्या है? क्या सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहता है? नहीं, ये नहीं है। यह है कि वो तुम्हें अनबियरेबल पता है और वो तुम्हें क्रिटिसाइज और प्रोवोक करना चाहता है और एक पावर स्ट्रगल के जरिए तुम्हें सबमिट करना चाहता है। अगर तुम इस पॉइंट पर गुस्से हो जाते हो तो वो मोमेंट आ जाता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था और रिलेशनशिप सडनली एक पावर स्ट्रगल में बदल जाता है।
चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। युवा बोलता है नहीं, इससे भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़ने का शुरुआत करना चाहता है तो ठीक है, उससे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो दूसरा बंदा ही गलत है। एनीवे तुम उसके नाक पर मार सकते हो, वो स्टूपिड है, वो फूल है। दार्शनिक बोलते हैं अब मान लो तुम झगड़े को कंट्रोल कर लेते हो और फिर वो दूसरा आदमी जो तुम्हें हराना चाहता था स्पोर्ट्समैन लाइक तरीके से पीछे हट जाता है। बात यह है कि पावर स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होता। झगड़े में हारा हुआ वो अगले स्टेज पर दौड़ता है। युवा पूछते हैं अगले स्टेज, वो कौन सा स्टेज है? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, वो रिवेंज स्टेज है। वो अभी के लिए तो पीछे हट गया है, लेकिन वो किसी और जगह और किसी और तरीके से बदला लेने की साजिश करेगा और बदले की एक कार्य के साथ फिर से दिखेगा। युवा बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल? दार्शनिक बोलते हैं वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स से दबाया गया है वो डिलिक्वेंसी में बदल जाता है। वो स्कूल जाना बंद कर देता है, वो अपने रिस्ट को काट लेता है और भी सेल्फ हार्म के एक्ट्स करता है। फ्रॉडियन इटियोलॉजी में यह सिंपल कॉज एंड इफेक्ट्स के रूप में देखा जाता है। पेरेंट्स से बचने को इस तरह से पाला और इसीलिए बच्चा ऐसा बड़ा हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बताना कि एक प्लांट को पानी नहीं दिया गया तो वो सूख गया। यह एक इंटरप्रिटेशन है जो ज़रूर आसान समझने में है, लेकिन एडलरियन टेलियोलॉजी बच्चे के छुपे हुए गोल को नज़रअंदाज नहीं करती है। मतलब कि यह है कि पेरेंट्स पर बदला जाने का गोल अगर वो डिलिक्वेंट बन जाता है, स्कूल जाना बंद कर देता है, अपने रिस्ट को काट लेता है और ऐसी चीज़ें करता है तो पेरेंट्स परेशान तो हो जाएंगे, वो घबराएंगे और उसकी फिक्र में बीमार हो जाएंगे। ये जानकर कि ऐसा होगा बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर में पड़ जाता है ताकि करंट गोल रियलाइज हो सके, ना कि पास्ट कॉसेस से मोटिवेट हो। युवा बोलते हैं वो प्रॉब्लम बिहेवियर में पड़ता है ताकि अपने पेरेंट्स को परेशान कर सके, राइट? दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल सही। शायद बहुत लोग हैं जो रिस्ट काटने वाले बच्चे को देखकर मिस्टिफाइड महसूस करते हैं और सोचते हैं वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन सोचने की ट्राई करो कि बच्चे के आसपास के लोग जैसे पेरेंट्स रिस्ट कटिंग के बिहेवियर का नतीजा देखकर कैसे महसूस करेंगे। अगर तुम ऐसा करो तो बिहेवियर के पीछे का गोल अपने आप नजर आ जाएगा। युवा पूछते हैं गोल यानी बदला? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, और जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिवेंज स्टेज तक पहुंच जाता है तो दोनों पार्टीज के लिए सलूशन ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इससे होने से रोकने के लिए जब कोई तुम्हें पावर स्ट्रगल में चैलेंज करे तुम्हें कभी भी उसमें फंसने नहीं देना चाहिए। सेकेंड नाइट का 9th पॉइंट, एडमिटिंग फॉल्ट इज नॉट डिफीट। युवा पूछते हैं जब आपको कोई पर्सनल अटैक करता है आप क्या करते हो? बस मुस्कुरा के सह लेते हो? दार्शनिक बोलते हैं नहीं, ये सोचना कि आप सह रहे हैं यह साबित करता है कि आप अभी भी पावर स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। जब आपको किसी से लड़ने की चैलेंज मिलती है और आपको लगता है कि ये पावर स्ट्रगल है तो जल्दी से कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाइए, उसके एक्शन का रिएक्शन मत दीजिए। यही हम कर सकते हैं। पहले तो आप बताइए कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? दार्शनिक बोलते हैं जब आप अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं तो आप सह रहे हैं, सही? इसके बजाय चलिए एक तरीका सीखते हैं कि बिना गुस्से के बात को सुलझा जा सकता है, क्योंकि गुस्सा एक टूल है, एक गोल अचीव करने का एक तरीका। युवा बोलता है ये तो मुश्किल है। दार्शनिक बोलता है पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये है गुस्सा एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है और कम्युनिकेशन बिना गुस्से के भी पॉसिबल है। हम अपने थॉट्स और इंटेंशंस को बिना गुस्से के भी कन्वे कर सकते हैं और एक्सेप्ट हो सकते हैं। अगर आप ये एक्सपीरियंसली समझ जाते हैं तो गुस्सा इमोशन अपने आप ही बंद हो जाएगा। युवा बोलते हैं पर अगर वो आप पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं या इंसल्टिंग कमेंट्स करते हैं तब भी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। दार्शनिक बोलते हैं आप अभी तक समझ नहीं पाए। बात यह नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर यह है कि आपको गुस्से के टूल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। गुस्सैल लोगों का टेम्पर शॉर्ट नहीं होता, बस ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि गुस्से के अलावा और भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल होते हैं। इसीलिए लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बस स्नैप हो गया या वो रेज में आ गया। हम गुस्से पर डिपेंड करके कम्युनिकेट करते हैं। युवा बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल और भी है एंगर के अलावा, वो क्या है? दार्शनिक बोलते हैं हमारे पास लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज और लॉजिक की पावर पर बिलीव कीजिए। युवा बोलते हैं ज़रूर, अगर मैं ये नहीं मानता तो हम ये डायलॉग नहीं कर रहे होते। दार्शनिक बोलते हैं पावर स्ट्रगल के बारे में एक और बात,
हर सिचुएशन में चाहे आपको कितना भी लगता हो कि आप सही है, उसके बेसिस पर दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। युवा पूछते हैं क्यों? दार्शनिक बोलते हैं जिस पल आप कन्विंस हो जाते हैं मैं सही हूँ एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उसी पल आप पावर स्ट्रगल में आ जाते हैं। युवा बोलते हैं बस इसीलिए कि आपको लगता है कि आप सही हैं। नहीं यार, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट करने वाली बात है। दार्शनिक बोलते हैं मैं सही हूँ मतलब दूसरा पार्टी गलत है। उस पॉइंट पर डिस्कशन का फोकस असर्शंस की राइटनेस से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्टेट पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये कन्विक्शन कि मैं सही हूँ से ये एजम्पशंस होती है कि ये इंसान गलत है, और फाइनली ये एक कॉन्टेस्ट बन जाता है और आप सोचते हैं मुझे जीतना है। ये पावर स्ट्रगल तो है। युवा सम्मति देकर कहते हैं दार्शनिक बोलते हैं पहले ही जगह वंस असर्शंस की राइटनेस का विनिंग या लूजिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही है, चाहे दूसरों लोगों के ओपिनियंस कुछ भी हो, तो मैटर वहीं पर क्लोज होना चाहिए। पर बहुत लोग पावर स्ट्रगल ढूंढते हैं और दूसरों को अपने से सबमिट करवाने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो मिस्टेक एडमिट करने को डिफीट मानना समझता है। युवा बोलते हैं हाँ, ये एस्पेक्ट ज़रूर है। दार्शनिक बोलते हैं अपने माइंडसेट की वजह से कि नहीं हराना है, आप अपनी मिस्टेक एडमिट नहीं कर पाते, जिसके रिजल्ट में आप गलत रास्ता चुन लेते हैं। मिस्टेक्स एडमिट करना, एपोलॉजी के वर्ड्स कन्वे करना और पावर स्ट्रगल्स के स्टेप डाउन करना, इनमें से कोई भी चीज़ डिफीट नहीं है। सुपीरियोरिटी का परसुइट किसी भी दूसरे इंसान से कंपटीशंस करके नहीं होता। युवा बोलते हैं तो जब आप विनिंग और लूजिंग में अटके रहते हैं तो आप सही चॉइसेस करने की एबिलिटी खो देते हैं। सही? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, ये तुम्हारा फैसला करने की शक्ति को कमज़ोर करता है और तुम्हें बस हार या जीत दिखता है, फिर तुम गलत रास्ते पे चले जाते हो। पर जब हम कंपटीशन और हार जीत की चश्मा उतार देते हैं तभी हम अपने आप को सुधार और बदल सकते हैं। सेकेंड नाइट का 10th पॉइंट, ओवरकमिंग द टास्क दैट फेस यू इन लाइफ। युवा बोलते हैं ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो है। वो स्टेटमेंट सभी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। मुझे समझ में आता है कि इन्फीरियोरिटी का फीलिंग एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की चिंता है और इसका हम पर कुछ असर होता है, और मैं मानता हूँ कि लाइफ एक कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं दूसरे लोगों को अपने साथी नहीं समझ सकता और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे दुश्मन है। ये तो साफ बात है, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है वो ये है कि एडलर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, वो इतना दूर तक क्यों जाता है। दार्शनिक बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का मामला इतना इम्पोर्टेंस है कि चाहे जितना भी विस्तार से उसके बारे में बात करो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। पिछली बार मैंने जो तुम्हें बताया था, तुम्हें जो कमी है वो खुश रहने की हिम्मत की कमी है, तुम्हें याद है ना? युवा बोलता है मैं भूल ही नहीं सकता। दार्शनिक बोलते हैं तो तुम दूसरे लोगों को दुश्मन क्यों समझते हो और उन्हें अपने साथी क्यों नहीं मान सकते? इसका कारण यह है कि तुमने अपनी हिम्मत खो दी है और तुम अपने लाइफ टास्क से भाग रहे हो। युवा पूछते हैं मेरा लाइफ टास्क? दार्शनिक बोलते हैं हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एडलरियन साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। युवा पूछते हैं कैसी ऑब्जेक्टिव्स? दार्शनिक बोलते हैं पहले बिहेवियर के लिए 2 ऑब्जेक्टिव्स है, खुद पर निर्भर होना और सोसाइटी के साथ हार्मनी में रहना। फिर इन बिहेवियर्स को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजी के लिए 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जानना कि मेरे पास एबिलिटी है और ये जनाना कि लोग मेरे साथी हैं। युवा बोलते हैं रुको एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ। बिहेवियर के लिए 2 ऑब्जेक्टिव है, खुद पर निर्भर होना और सोसाइटी के लिए हार्मनी में रहना। और इन बिहेवियर्स को सपोर्ट करने वाले साइकोलॉजी के लिए 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जनाना कि मेरे पास एबिलिटी है और ये जानना कि लोग मेरे साथी हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक इंडिविजुअल के तौर पर खुद पर निर्भर रहना और लोगों को सोसाइटी के साथ हार्मोनी में रहना, ये लगता है कि तुम जो बातें कर रहे हो उसके साथ जुड़ता है। करते थे इस बात को जोर देने के लिए। युवा पूछते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दूरी और गहराई ये कैसी बात है?
दार्शनिक बोलते हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक सिंगल इंडिविजुअल को कोई चॉइस नहीं देता है जब वो एक सोशल बीइंग के तौर पर रहने की कोशिश करता है। ये है लाइफ टास्क्स। ये वही टास्क है इस सेंस में कि हमें इनका सामना करना ही पड़ता है। युवा बोलता है मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। दार्शनिक बोलता है पहले हम काम के टास्क पर ध्यान देते हैं। चाहे कोई भी काम हो उसको अकेले पूरा करना मुमकिन नहीं है। जैसे मैं अक्सर अपने स्टडी में मैन्युस्क्रिप्ट लिखता हूँ। लिखना एक बिल्कुल स्वतंत्रता काम है जो मैं किसी और से नहीं करवा सकता। लेकिन फिर एडिटर और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बिना काम पूरा नहीं होता। चाहे वो बुक डिज़ाइन और प्रिंटिंग वाले हो या डिस्ट्रीब्यूशन और बुक स्टोर स्टाफ हो, बिना दूसरे लोगों के सहयोग के जो काम हो सकता है वो सीधे सीधे असंभव है। युवा बोलते हैं बड़े पैमाने पे देखा जाए तो शायद ऐसा ही है। दार्शनिक बोलते हैं लेकिन अगर हम दूरी और गहराई के नज़रिए देखें तो काम के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे कम रुकावट वाले होते हैं। काम के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक आसान समझने वाला कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो हमेशा एक दूसरे से बना ना रहे, और कुछ हद तक उन्हें कोऑपरेट करना ही पड़ता है। और जब तक एक रिलेशनशिप सिर्फ काम के बेसिस पे बना हो तो वो वर्किंग आवर्स ख़त्म होने या जॉब बदलने पे बाहर वाले से रिलेशनशिप बन जाते हैं। युवा बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही। दार्शनिक बोलते हैं और जो लोग इस स्टेज पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं उन्हें नीड्स जो यंग पर्सन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग में नहीं है, या शॉर्टेन्स जो घर से बाहर नहीं निकलते, कहा जाता है। युवा बोलता है क्या, रुको एक मिनट, क्या तुम ये क्या कह रहे हो कि वो काम नहीं करते बस इसीलिए कि वो काम से जुड़ी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से बचना चाहता है, ना कि ये कि वो काम नहीं करना चाहते या मैनुअल लेबर से इनकार कर रहे हैं। दार्शनिक बोलते हैं ये छोड़कर कि वो खुद इस बात से अवेयर है या नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक आदमी रिज्यूम्स भेजता है काम ढूंढने के लिए और इंटरव्यूज़ भी देता है, लेकिन एक कंपनी के बाद एक कंपनी उसको रिजेक्ट करती है, उसका गौरव चोट खाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही चीज़ें सहनी पड़ती है तो काम का क्या मतलब है, या वो काम पे एक बड़ा गलती करता है। कंपनी इसकी वजह से बहुत सारा पैसा खोने वाली है। बिल्कुल निराशा में डूब जाता है, जैसे अंधेरे में गिर गया हो, और अगले दिन काम पे जाने का सोचना भी बर्दाश्त नहीं होता। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि काम खुद ही पसंद आता है। जो पसंद नहीं आता वो ये है कि काम के ज़रिए दूसरों से क्रिटिसाइज या डांट खाना, या काम का एबिलिटी ना होना या उस लेवल पर ना होना, मतलब सब कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात है। सेकेंड नाइट का 11th पॉइंट, रेड स्ट्रिंग एंड रिजिड चेन्स। युवा पूछते हैं अच्छा मैं अपनी एतराज़ बाद में करता हूँ, अब आगे दोस्ती का काम क्या है। दार्शनिक बोलते हैं ये एक ज़्यादा ब्रॉड सेंस में दोस्ती का रिश्ता है, काम से अलग, क्योंकि यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो शुरू करना या गहरा करना मुश्किल होता है। युवा बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर कोई जगह हो जैसे कि स्कूल या ऑफिस तो वहाँ तो रिश्ता बना ही सकते हैं, लेकिन फिर वो एक सिर्फ वही जगह तक सीमित होता है। किसी पर्सनल दोस्ती का रिश्ता शुरू करने की कोशिश करना या किसी स्कूल या ऑफिस के बाहर की जगह पे दोस्ती ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। दार्शनिक पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम क्लोज फ्रेंड कह सकते हो। युवा बोलते हैं एक दोस्त है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसे क्लोज फ्रेंड बोल सकता हूँ या नहीं। दार्शनिक बोलते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं हाई स्कूल पे था मैंने दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं की और अपने दिन ग्रीक और जर्मन पढ़ते हुए और फिलॉसफी की किताबें पढ़ते हुए गुजार दिए। मेरी माँ ने मेरे लिए परेशान थी और उन्होंने मेरी क्लास टीचर से सलाह ली और मेरे टीचर ने उन्हें कहा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। उन शब्दों ने मेरी माँ को भी और मुझे भी बहुत हिम्मत दी। युवा बोलता है एक ऐसा इंसान जिसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है, तो हाई स्कूल में तुम्हारे पास एक दोस्त भी नहीं था। दार्शनिक बोलते हैं एक दोस्त था
उसने कहा यूनिवर्सिटी में सीखने लायक कुछ भी नहीं है और अंत में उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लिया। वो पहाड़ों में कुछ साल छुप के रह गया और आजकल सुनता हूँ कि वो साउथ ईस्ट एशिया में जर्नलिज्म का काम कर रहा है। मैं उसे 10 साल से ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम फिर से मिलेंगे तो हम वैसे ही घूम सकते हैं जैसे पहले घूमते थे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा दोस्त उतना अच्छा, लेकिन मैं इस बात से इतना सहमत नहीं हूँ। दोस्तों या जान पहचान वालों की गिनती में कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये एक ऐसा विषय है जो प्यार का काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि रिश्ता का दूरी और गहराई क्या है। युवा बोलता है क्या मुझे क्लोज फ्रेंड बनाने में कामयाबी मिलेगी? दार्शनिक बोलता है ज़रूर मिलेगी। अगर तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे, उन्हें बदलना ही पड़ेगा। एडलरियन साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो खुद को बदलने के लिए है, ना कि दूसरों को बदलाने के लिए। दूसरों के बदलाने या सिचुएशंस को बदलने का इंतज़ार करने की बजाय तुम खुद पहले कदम आगे बढ़ाते हो। युवा बोलता है दार्शनिक बोलता है बात यह है कि तुम ऐसे मेरे कमरे में मुझे मिलने आए हो और तुम में मैंने एक यंग फ्रेंड पाया है। युवा तुरंत प्रश्न करता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? दार्शनिक बोलता है हाँ, यह जो बातचीत हो रही है वो काउंसलिंग नहीं है और हमारे बीच कोई काम का रिश्ता भी नहीं है। मेरे लिए तुम एक अनमोल दोस्त हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? युवा बोलता है मैं तुम्हारा अनमोल दोस्त? नहीं, मैं अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी में प्यार का काम क्या है? दार्शनिक बोलता है इसको 2 हिस्सों में बांट लो, एक जो प्यार के रिश्ते कहलाते हैं और 2 परिवार के साथ के रिश्ते, खास करके माँ बाप और बच्चों के रिश्ते। हमने काम और दोस्ती के बारे में बहुत बात की है, लेकिन तीनों काम में शायद प्यार का काम सबसे मुश्किल है। तो दोस्तों के बीच जो बातें और हरकतें मानी जाती है वो अब लवर्स बनने के पल से ही मानी नहीं जाती। खास तौर पे ये मतलब है कि दूसरे जेंडर के दोस्तों के साथ घूमना या बात करना मना है और कुछ केसेस में सिर्फ फ़ोन कॉल पे दूसरे जेंडर के किसी से बात करना ही काफ़ी है, वो भी जलन पैदा करने के लिए। दूरी इतनी कम है और रिश्ता इतना गहरा है। युवा बोलता है हाँ, मुझे लगता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। दार्शनिक बोलता है लेकिन एडलर अपने पार्टनर को रोकने को नहीं मानता। अगर इंसान खुश लगता है तो वो खुलकर अपनी खुशी मना सकता है, यही प्यार है। ऐसे रिश्ते जिसमें लोग एक दूसरे को रोकते हैं वो आखिर में टूट जाते हैं। युवा बोलता है रुको, ये तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो सिर्फ बेवफाई को मानता है, क्योंकि अगर किसी के पार्टनर खुश होकर किसी और के साथ अफेयर चला रहा हो तो तुम कह रहे हो कि उसकी भी खुशी मनानी चाहिए। दार्शनिक बोलता है नहीं, मैं किसी का अफेयर चलाने को नहीं मान रहा हूँ। इस तरह से सोचो, वो रिश्ता जो 2 लोगों के साथ रहने से कुछ ज़्यादा दबाव या तनाव भरा लगता है उसे प्यार नहीं कह सकते, चाहे उसमें जोश कितना ही हो। जब कोई सोच सकता है जब भी मैं इस इंसान के साथ हूँ मैं बहुत आज़ाद तरीके से बिहेव कर सकता हूँ, तभी वो प्यार महसूस कर सकता है। वो एक शांत और बिल्कुल नेचुरल स्टेट में रह सकता है बिना किसी इन्फीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी दिखाने की ज़रूरत के। और दूसरी तरफ सोचो, एक व्यक्ति जो अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक ऐसा विचार भी है जो डिस्ट्रस्ट पे आधारित है। किसी ऐसे इंसान के साथ एक ही जगह पे रहना जो तुम्हें भरोसा नहीं करता है, वो एक नेचुरल सिचुएशन नहीं है जिसे तुम सह सकते हो, है ना? जैसे कि एडलर कहते हैं अगर 2 लोग अच्छे तरीके से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे को बराबर पर्सनालिटीज़ के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। युवा बोलते हैं अच्छा। दार्शनिक बोलते हैं लेकिन प्यार के रिश्तों और शादी के रिश्तों में अलग होने का ऑप्शन होता है। तो एक पति पत्नी को कई सालों से साथ रहना है, वो अलग हो सकते हैं अगर रिश्ता जारी रखना परेशान लगे, लेकिन माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में सीधे सीधे ये नहीं हो सकता। अगर रोमांटिक प्यार एक लाल धागे से जुड़ा हुआ रिश्ता है तो माँ बाप और बच्चों का रिश्ता सख्त जंजीरों से बंधा हुआ है। युवा पूछते हैं तो इसका क्या किया जा सकता है? दार्शनिक बोलते हैं जो मैं इस स्टेज पे कह सकता हूँ वो ये है, तुम भाग नहीं सकते,
चाहे रिश्ता कितना ही परेशान करने वाला हो, तुम उसे अवॉइड या टाल नहीं सकते। अगर अंत में तुम उसे कैंची से काटने वाले हो तो पहले उसका सामना करना पड़ेगा। सबसे बुरा काम यही है कि बस सिचुएशन को जैसा है वैसा ही रहने दो। एक इंसान को बिल्कुल अकेला जीने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए एडलरियन साइकोलॉजी में इंडिविजुअल के तौर पर सेल्फ रिलायंस और सोसाइटी में कोऑपरेशन को सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव के तौर पर रखा गया है। फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, इस बात पे एडलर 3 कामों की बात करते हैं। पहला है काम, दूसरा है दोस्ती और तीसरा है प्यार, जो जिंदा इंसान को कन्फ्रंट करना ही पड़ता है। युवा अभी भी उसका असली मतलब समझने में स्ट्रगल कर रहा था। सेकेंड नाइट का 12th पॉइंट, डोंट फॉल फॉर द लाइफ लाई। युवा बोलते हैं, अरे ये तो फिर से कंफ्यूजिंग हो गया। आपने कहा कि मैं दूसरों को दुश्मन समझता हूँ और उन्हें साथी नहीं मानता क्योंकि मैं अपने लाइफ टास्क से भाग रहा हूँ। ये क्या मतलब था, बताइए। दार्शनिक बोलते हैं, मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है जिसको आप पसंद नहीं करते क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो माफ़ नहीं की जा सकती। युवा थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं, अगर मुझे पसंद ना करने वाले लोगों की बात करें तो उनकी कमी नहीं है। दार्शनिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मिस्टर ए को पसंद नहीं करते क्योंकि आप उनकी कमियों को माफ़ नहीं कर सकते। आपने पहले ही ये इरादा कर लिया था कि आप मिस्टर ए को पसंद नहीं करेंगे और फिर उनकी कमियों को ढूंढने लगे थे। युवा पूछते हैं, ये तो बकवास है, मैं क्यों ऐसा करूँगा। दार्शनिक बोलते हैं, ताकि आप मिस्टर ए से एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से बच सके। ये तो साफ है कि चीज़ों का ऑर्डर उल्टा है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं आया था, इसीलिए अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे उनसे नफरत करने की कोई रीज़न ही नहीं था। दार्शनिक बोलते हैं, नहीं, आप गलत है। ये देखना आसान है कि अगर आप उस एग्जाम्पल पर गौर करें जिसमें मैंने एक ऐसे इंसान से अलग होने की बात की थी जिसके साथ एक लव रिलेशनशिप था। प्रेमी या शादीशुदा जोड़ों के बीच ऐसा समय आता है जब एक पॉइंट के बाद एक इंसान अपने पार्टनर के हर बात या काम से परेशान हो जाता है। जैसे उससे उसके खाने का तरीका पसंद नहीं है, उसका घर पर बेकार दिखता है और उसके कराटे भी उसे इरिटेट करते हैं, जबकि कुछ महीने पहले इनमें से कुछ भी उसे परेशान नहीं करता था। युवा बोलते हैं, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। दार्शनिक बोलते हैं, इंसान ऐसा महसूस करता है क्योंकि उसने एक स्टेज पर अपने आप से फैसला कर लिया था, मैं यह रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता हूँ, और उसने उस मटेरियल को ढूंढना शुरू कर देता है जिससे वो ये कर सके। दूसरे इंसान में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, उसने खुद ही अपना गोल बदल दिया है। देखिए, लोग बहुत ही स्वार्थी प्राणी होते हैं जो दूसरों में हर वक्त कोई ना कोई कमी या कमज़ोरी ढूंढ सकते हैं। कोई भी परफेक्ट कैरेक्टर नहीं बन सकता और उससे नफरत करने का कोई रीज़न ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। यही वजह है कि दुनिया कभी कभी एक खतरनाक जगह बन जाती है और हर वक्त एक दूसरे को दुश्मन समझता है। युवा बोलता है, तो मैं दूसरों में कमियां बना रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने लाइफ टास्क से बच सकूं और उसके साथ ही इंटरपर्सनल रिलेशन से भी, और मैं दूसरों को दुश्मन समझकर भाग रहा हूं, सही। दार्शनिक बोलते हैं, बिल्कुल सही। एडलर ने लाइफ टास्क से बचने के लिए हर तरह के बहाने बनाने की स्थिति को लाइफ लाई कहते थे। युवा बोलते हैं, अच्छा। दार्शनिक बोलते हैं, हाँ, ये एक कठिन परिस्थितियाँ है। एक इंसान अपने सिचुएशंस के लिए जिम्मेदारी किसी और पर डाल देता है। एक इंसान अपने लाइफ टास्क से भागता है कहकर कि सब कुछ दूसरों की गलती है, या कहता है अपने एनवायरनमेंट की गलती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले एक लड़की के बारे में बताया था जो शर्माने से डरती थी। एक इंसान अपने आप से झूठ बोलता है और अपने आसपास के लोगों से भी। जब आप सच में ये सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एक बहुत ही कठिन टर्म है। युवा पूछते हैं, लेकिन आप कैसे निष्कर्ष निकलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको तो ये पता भी नहीं है कि मेरे आसपास किस तरह के लोग हैं या मैं कैसी लाइफ जीता हूँ, है ना? दार्शनिक बोलते हैं, सच, मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना ही आपके माँ बाप के बारे में या आपके बड़े भाई के बारे में। मुझे सिर्फ एक बात पता है। युवा क्यूरियस होकर पूछता है, वो क्या? दार्शनिक बोलते हैं, ये बात कि आप और कोई नहीं आपने अपनी लाइफ स्टाइल खुद ही चुनी है। युवा बोलते हैं, अरे फिर से वही बात। दार्शनिक एक्सप्लेन करके बोलते हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल दूसरों या आपके एनवायरनमेंट से निर्धारित होती तो जिम्मेदारी शिफ्ट करने का मौका ज़रूर होता, लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल खुद ही चुनते हैं। जिम्मेदारी कहाँ है ये साफ है।
युवा बोलते हैं तो आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को झूठा और कायर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सब मेरी जिम्मेदारी है। वाह। दार्शनिक बोलते हैं तुम्हें गुस्से का बल इस्तेमाल करके देखना नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। एडलर कभी भी जिंदगी के काम या जिंदगी से झूठ को अच्छाई या बुराई के हिसाब से नहीं बताते। हमें अच्छाई या बुराई की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिम्मत की बात करनी चाहिए। युवा परेशान होकर कहते हैं फिर से हिम्मत। दार्शनिक बोलते हैं हाँ, अगर तुम अपने ज़िंदगी के काम से भाग रहे हो और अपने ज़िंदगी के झूठ से चिपके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुरे हो। यह किसी नैतिक दृष्टि से निंदा करने वाली बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। सेकेंड नाइट का 13th एंड लास्ट पॉइंट, फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ पोजेशन टू द साइकोलॉजी ऑफ प्रैक्टिस। युवा बोलते हैं तो आखिर में तुम ये कह रहे हो कि वो हिम्मत है। मुझे याद आया पिछली बार तुमने कहा था कि एडलरियन साइकोलॉजी एक हिम्मत का साइकोलॉजी है। दार्शनिक बोलते हैं मैं उसमें और ये कहना चाहता हूँ कि एडलरियन साइकोलॉजी एक पाने का साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि एक इस्तेमाल करने का साइकोलॉजी है। युवा बोलते हैं तो ये वो बात है, ज़रूरी नहीं कि किसी को जन्म से क्या मिला है, ज़रूरी है कि वो उस सम्मान को क्या और कैसे इस्तेमाल करता है। दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल सही, धन्यवाद कि तुमने याद रखा। फ्रॉडियन इटियोलॉजी एक पाने का मनोविज्ञान है और आखिर में वो डिटर्मिनिज्म पर पहुंच जाता है। एडलरियन साइकोलॉजी दूसरी तरफ एक इस्तेमाल करने का साइकोलॉजी है और तुम ही उसे तय करते हो। युवा बोलते हैं एडलरियन साइकोलॉजी एक हिम्मत का साइकोलॉजी है और साथ ही साथ एक इस्तेमाल करने का साइकोलॉजी भी। दार्शनिक बोलते हैं हम इंसान इतने कमज़ोर भी नहीं होते कि बस इटियोलॉजिकल ट्रॉमास के भरोसे रह जाएं। टेलियोलॉजी की दृष्टि से हम अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन शैली खुद चुनते हैं, हमारे पास वो शक्ति है। युवा बोलते हैं लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने हीन भावना से उभरने की हिम्मत नहीं है। और तुम ये कह सकते हो कि ये एक ज़िंदगी का झूठ है, लेकिन शायद मैं कभी भी अपने हीन भावना से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। दार्शनिक बोलते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो? युवा बोलता है शायद तुम जो कह रहे हो वो सही है। दरअसल मैं पक्का मानता हूँ और हिम्मत वो चीज़ है जो मुझे कमी है। मैं ज़िंदगी का झूठ भी मान सकता हूँ। मुझे लोगों से बात करने से डर लगता है। मैं इंटरपर्सनल रिश्तों में दुख नहीं पहुँचाना चाहता और मैं अपने ज़िंदगी के काम को टालता रहता हूँ। शायद इसीलिए मेरे पास ये सारे बहाने तैयार हैं, बिल्कुल जैसा तुम कह रहे हो। लेकिन क्या तुम जो बात कर रहे हो वो कोई तरह का एकेडमिक तो नहीं है? तुम तो बस ये कह रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत खो गई है, तुम्हें अपनी हिम्मत वापस लाना है। तो ये तो उस बेवकूफ़ इंस्ट्रक्टर से कोई अलग नहीं है जो तुम्हें सलाह देने की दिखावा करता है। जब वो तुम्हारे कंधे पर थप्पड़ मारकर कहता है हौसला रखो, जबकि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं बस हौसला नहीं रख सकता। दार्शनिक बोलते हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कुछ विशेष कदम बढ़ानी चाहिए? युवा तुरंत बोलते हैं हाँ ज़रूर, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मशीन थोड़ी ना हूँ। मुझे बताया गया है कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बस हिम्मत भर नहीं सकता जैसे मैं अपनी टैंक में फ्यूल भर सकता हूँ। दार्शनिक बोलते हैं ठीक है, लेकिन आज रात बहुत हो चुका है, तो तुम अगली बार जब आओगे तो इसके बारे में बात करेंगे। युवा पूछते हैं तुम इससे भाग तो नहीं रहे हो ना? दार्शनिक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अगली बार हम शायद आज़ादी की बात करेंगे। युवा पूछते हैं हिम्मत की बात नहीं करेंगे? दार्शनिक रिप्लाई में बोलते हैं हाँ, ये हिम्मत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जो आज़ादी से जुड़ी हुई है। कृपया इस बात पर सोचना कि आज़ादी क्या है। युवा बोलता है आज़ादी क्या है? ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। मैं अगली बार का इंतज़ार कर रहा हूँ।